हाय गाइस, आपका रविंद्रा VVI स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम का भौतिकी का अध्याय 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? अवतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? आपका आंसर है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? आपका आंसर है कि धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होती है? आपका आंसर हो जाएगा वस्तु दूरी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिबिंब दूरी का संकेत क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी का संकेत क्या होता है? आपका आंसर है भी। प्रतिबिंब दूरी का संकेत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है? वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा यू। वस्तु दूरी का संकेत जो है यू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु दूरी का मान हमेशा क्या होता है? वस्तु दूरी का मान हमेशा क्या होता है? आपका आंसर है ऋणात्मक। आपका आंसर जो होगा ऋणात्मक। वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस दूरी का संकेत क्या होता है? फोकस दूरी का संकेत क्या होता है? आंसर है आपका एफ। फोकस दूरी का संकेत जो होती है स्मॉल एफ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका आंसर हो जाएगी वास्तविक और आभासी दोनों। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है। अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका आंसर हो जाएगी उत्तल दर्पण में केवल जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक, जिसका दूसरा नाम आभासी है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस दर्पण में वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सी दर्पण में वस्तु के आकार से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। किस दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है? कौन सी दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बनता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13, किस दर्पण में वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तर जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर, छोटा और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? कौन सी दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर, छोटा और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है?
आपका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसमें तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, बड़ा भी बनती है, बराबर भी बनती है, छोटा भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 15, दर्पण की मोटाई को क्या कहते हैं? दर्पण की मोटाई को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा द्वारक। आंसर जो है आपका द्वारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव से। आपका जो आंसर हो जाएगा ध्रुव से। दर्पण में जितने भी दूरियां हैं सब ध्रुव से मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दर्पण के ध्रुव का संकेत क्या होता है? दर्पण के ध्रुव का संकेत क्या होता है? आपका उत्तर है पी। ध्रुव का संकेत होता पी। पी मतलब पोल होती है। पी मतलब जो है पोल होती है। दर्पण के फोकस दूरी किसकी आधी होती है? दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किसकी आधी होती है? तो दर्पण के फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। दर्पण के फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण के वक्रता त्रिज्या के संकेत क्या होता है? दर्पण के वक्रता त्रिज्या के संकेत क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आर, कैपिटल आर। दर्पण के वक्रता त्रिज्या के जो संकेत होता है कैपिटल आर होती है। दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आपका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दर्पण सूत्र लिखें या दर्पण सूत्र को लिखें। आपका आंसर हो जाएगी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। आपका जो आंसर हो जाएगी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, दर्पण में आवर्धन सूत्र लिखें। दर्पण में आवर्धन सूत्र लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा M बराबर -V/U। M बराबर -V/EU। आपका आंसर हो जाएगा M बराबर -V/EU। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगी आवर्धन। आपका आंसर हो जाएगी आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए? दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु के आधी होनी चाहिए। दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु के आधी होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु का ऊंचाई 12 फीट है, तो 12 फीट है तो दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई 6 फीट होनी चाहिए। इस वस्तु की पूरे प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 6 फीट। यदि वस्तु 18 फीट की होगी तो दर्पण 9 फीट होनी चाहिए। दर्पण 9 फीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस पर हम लोग रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के सामने जब अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? बहुत छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
आपका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम लोग रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर, मतलब सेंटर पर। और वस्तु के बराबर, मतलब वस्तु 3 फीट की रहेगी तो प्रतिबिंब भी 3 फीट की बनेगी। यदि वस्तु 6 फीट की रहेगी तो प्रतिबिंब भी 6 फीट की बनेगी। तो वक्रता केंद्र पर रखने से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, जब वस्तु को दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु को दर्पण के सामने और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, मुख्य फोकस पर और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे, जब वस्तु को दर्पण और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु को दर्पण और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो कहाँ बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे बनता, आभासी बनता और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तो आंसर में हो जाएगी 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है क्या कहलाता है? जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे वायु, कांच, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 33 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता क्या कहलाता है? जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो रविंद्रा VVI स्टडी